नेपाल के आंदोलनकारियों का गुस्सा अभी भी नहीं थमा है। कुछ देर पहले इन प्रदर्शनकारियों ने बीरगंज महानगर पालिका के मेयर राजेश मन का घर और नेपाली कांग्रेस के नेता अनिल रुंगटा का घर जला दिया। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। घर के अंदर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। सारा सामान जलकर राख हो गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इन घरों पर हमला बोला और फिर अंदर जाकर के आग लगा दी। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। फिर ये क्या हो रहा है इस वक्त नेपाल में? कोई है इसको रोकने वाला? इसलिए हम जनरल साहब से आज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वो बता रहे थे कि सेना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपने जो अभी आपने मेरे को कई सारे मैसेजेस पढ़ के बताए थे ना, उन सब के लिए मेरा एक जवाब है। अगर आपकी सेना रिस्पॉन्सिबल है, डेमोक्रेटिकली अलाइंड है, वो ये सब रोक सकती है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। तो ये जो वो हम जो भी जिस किसी के भी दिमाग में है कि आज वहाँ तो कल यहाँ हो सकता है, वो यहाँ होगा नहीं, यहाँ वो नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी चीज आप जो कह रहे थे वो खबर आ गई। नेपाल के सेना अध्यक्ष थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। नेपाल के सेना अध्यक्ष हैं जनरल अशोक राज सिग्देल। ये अभी थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र प्रोग्राम में से 25 मिनट पहले जनरल एसबी अस्थाना यही बात कह रहे थे कि वो शायद एड्रेस कर सकते हैं। और एक यही व्यक्ति हैं जिनकी अपील पर शायद ये लोग घर चले जाए। और इन्होंने ही, मुझे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इन्होंने ही उसको बोला होगा जो इन्फ्लुएंसर है जिनकी आप बात कर रहे थे, हाँ, उसको भी बोला होगा कि आप भी इसकी अपील जारी करो। हाँ, भेजिए ऐसा मैसेज। और नॉर्मली इस तरह की चीजें पहले से अलाइंड होती हैं। कौन इसकी सीक्वेंस होती है, पहले ये होगा, अगजनी होगी, इस तरह पे पहुंच जाएगा तो हम 3 ट्वीट करेंगे, फिर संबोधन देंगे, तुम वो बन जाना। मैं सर आपकी सर की बात पे एक बात कहना चाह रहा था। आपने कहा कि जिनकी ये इच्छा है कि यहाँ पर ऐसी अराजकता हो जाए तो यहाँ सेना सब सॉर्ट आउट कर देगी। तो मैं तो कहता हूँ वो नौबत ही नहीं आई कभी, वो आनी भी नहीं चाहिए। इतनी मैच्योरिटी से हम लोगों ने डील करा है अभी तक। यस, आपकी लीडरशिप में इतनी मैच्योरिटी हो कि आप ऐसे मोर्चों को कैसे टैकल करना है वैसे करें। और ये हमने दिखाया। वो जो फर्जी किसान आंदोलन था, सीए के खिलाफ आंदोलन था, उसके अलावा जहाँ जहाँ जिस तरह की कोशिश हुई, मणिपुर भी हैंडल कर रहे हैं और आखिर तसल्ली जो से है, कर रहे हैं। सर ये सोचिए तो ये तो मोदी सरकार के लिए लैंडमाइंस बिछी हुई थी। बिल्कुल नहीं? अभी भी एक गलत पैर और बुम। हाँ, अभी भी है ऐसा? हाँ, अभी भी है। अच्छा। और कोशिश लगातार बढ़ती जा रही है सैम चाचा कि ऐसा कुछ हो। हैं? सैम चाचा ही कर रहे हैं? नहीं, सैम चाचा के तमाम ऐसे एजेंट्स हैं, भतीजे हैं। अरे भाई, जॉर्ज सोरोस खुलेआम बोल रहा है कि मैंने 1000 करोड़ रुपया जो है भारत में सत्ता बदलने के लिए रखा हुआ है। उसने बोला आई विल किल द थॉट ऑफ नेशनलिज्म। चुनाव से पहले मैं राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना और चाहता हूं। दूसरी चीज आपको, अगर आपको याद हो, कल भी मैंने ये बोला था कि ये एक नई स्ट्रेटजी बन गई है कि इसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट इन द टारगेट कंट्री, एंड वी आर अ टारगेट कंट्री। बिकॉज अगर आप देखिए अमेरिका का जो अभी आज का नारा ये है, चीन आज हमारे लिए खतरा है, भारत कल हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये किसका नारा? अमेरिका। मतलब चैलेंज हो सकता है, खतरा नहीं, चैलेंज बोलूंगा मैं। चीन आज चैलेंज है, भारत कल चैलेंज हो सकता है। तो जो गलती हमसे चीन के टाइम में हो गई, आज ही हो रहा है। हाँ, तो उनको वही कर रहे हैं वो, तरह से ट्रम्प को डील किया चीन के संदर्भ में हो गई कि यूएसएसआर को हटाने के लिए हमने वो किया था, तो उसको हम नहीं रोक पाए और वो आगे निकल गया। इसको अभी रोक लो। आप मुझे बताइए कि आप सबसे ही सवाल है कि ऐसा क्या है आज भारत की लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी की वर्किंग में, कि ये चैलेंजेस वो पार कर पाए? देखिए, हमने फॉरेन पॉलिसी में देखा कि किस तरह से हमने नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट कर दिया कि मैं आईटी यूट्यूब बनाऊंगा, मैं क्वाड बनाऊंगा, जहां मेरा हित सत्ता है मैं उस तरह से संबंध बनाऊंगा। मैं ऐसा नहीं मैं इसके अलाइन नहीं होऊंगा। मैं रशिया से तेल खरीद के यूरोप की असेंबलीज में जाके बोल भी दूंगा, भाई जितना तुम खरीदते हो उतना तो मैंने, जितना तुम पूरे एक दिन में खरीदते हो उतना तो मैं महीने में नहीं खरीदता। ऐसा हमने आंखों से बात के बोला ही नहीं कभी। तो ये जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है, जिसका अपना हित, अपने परिवार का हित, जिसके अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ाने, अभी तो डील होती थी, भाई मेरे 4 बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, मेरे परिवार के 4 बच्चे हार्वर्ड में पढ़ेंगे, ये डीलिंग होती है। तो उस तरह से सरकारें बिल्कुल ऐसे सरकारें चली हैं, ऐसी सरकारें चली हैं। पता है, उदाहरण है कौन किसका बच्चा कहाँ पढ़ा, कैसे उसको एडमिशन मिला वहाँ पे, और अब बिल्कुल देश हित में चल रहा है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे लिए? आपने देखा होगा जब यूपीए की सरकार खत्म हो रही थी, आखिरी के 3 साल कोई रक्षा की खरीदारी नहीं हुई। वो पास होता रहा, जब जैसे हम बोलते थे पॉलिसी इम्पास है। और अब हम खरीदारी भी कर रहे हैं, इंटरनल भी बना रहे हैं, हम नेट एक्सपोर्टर बन गए। तो ऐसा तो सरकार नहीं आई ना बहुत सालों। जो 2 सबसे बड़े मुद्दे आपको इस नेपाल के आंदोलन में, शिकायतें जो इन आंदोलनकारियों की क्या है? ये सबसे बड़ी करप्शन, भ्रष्टाचार, दूसरा नेपोटिज्म या
सर अपने अपने परिवारों को फायदा पहुंचाना, अपने परिवारों को, बच्चों को आगे बढ़ाना, देश की ना सोचना। अब यहाँ तो सरकार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ करके ही जीत करके आ रही है। तो नरेंद्र मोदी को कि वो क्या उनकी वर्क स्टाइल का वो एसेट है जो उनको इन चैलेंजेस से डील करने की किसी भी लीडर का सबसे बड़ा एसेट होता है उसकी पॉलिटिकल कैपिटल, और उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बनती है जनता का भरोसा, कितना विश्वास है लोगों को। तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये कोई परसेप्शन नहीं है आम जनता का कि वो गलती नहीं कर सकते, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होगी, ये भरोसा है, इसलिए ये ताकत है। प्रदीप जी, जब नोटबंदी हुई थी, मुझे लगता था किसी और देश में होती तो पूरा दंगे हो जाते वहां पे। लोग मतलब मेरे घर में शादी है, मेरे घर में शादी है, मैं अपने 2 लाख रुपए नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी थे कि भाई उसका विश्वास है व्यक्ति ने सोच के करा होगा, उसने विवेक से करा होगा, उसे अपने लिए नहीं कुछ कमाना। तो इतने बड़े डिसीजन, जीएसटी, आप पूरे देश की टैक्स व्यवस्था चेंज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं जीएसटी पे विचार नहीं हुआ, पिछले 20 साल से जीएसटी पे विचार चल रहा है। आपने जो लाइन कही वो एक्चुअली सोचने लायक है। आपने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा नहीं लगता कि गलती नहीं कर सकते, लेकिन गलत नियत से कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी एक चीज और है, सेल्फलेसनेस जिसे बोलते हैं ना, उसका एक उदाहरण है। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बोल रहा है, हर चीज बोल रहा है दुनिया भर की, लेकिन उसको पता है कि उसकी जो खुद की फॉर्च्यून है वो बढ़ रही है, उसकी क्रिप्टो में उसके पैसे उठ रहे हैं, और वो हर पॉलिसी ऐसे घुमा रहा है। मैं हैदराबाद में इवेंट में गया था, उसने कहा वो ट्रम्प टावर बन रहा है, पुणे में एक इवेंट में गया था, वो ट्रम्प टावर बन रहा है, उनका पूरा तो उसने हर चीज ऐसे घुमा रखी है कि उसके सत्ता में लोग जो आए हैं वो सारे उसके दोस्त हैं, या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा या उसका चमचा होगा, इसके अलावा तो और किसी को प्राइज पोजीशन मिलेगी नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर एक लीडर, क्योंकि डेमोक्रेसी में 11 साल और अभी तीसरा टेन्योर आप समझ लीजिए 15 साल, और उसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सवाल ये कि डेमोक्रेसी में इतना लंबा हो, शी जिनपिंग इतना लंबा रह गए बात अलग है, प्रेसिडेंट पुतिन लंबा रह गए वो बात अलग है, वो अलग किस्म की व्यवस्था है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इतना लंबा एक आदमी के ऊपर इतना विश्वास, और यही नहीं, आप उसके पिछले वाले भी गिनिए, क्योंकि जब आप दो टेन्योर आपने चीफ मिनिस्टर के करे, तीसरा टेन्योर आपका चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो कितने हो गए, 20 और 5 22-23 साल हो गए ना, 2001 से 24 साल हो गए। तो 24 साल एक भरोसे को बरकरार रखना, ये मुझे नहीं लगता कि ये काफी बड़ा अजूबे वाली बात है, और ये तभी हो पाया है मेरे हिसाब से। मैं अगर सिंगल क्वालिटी मुझे देखना है, डेमोक्रेटिक कंट्री, सिंगल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर देयर आर होल लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू आर द पुअरेस्ट नेशन इन G20। कॉर्पोरेटर बनता है, उस पूरे घर रिश्तेदारों का आप देखिए लाइफस्टाइल बदल जाता है। 24 साल से जो आदमी सत्ता में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके परिवार के लोग कैसे रहते हैं देख लीजिए। तो ये लोगों को दिखता है ना, सामने से दिखता है। इसलिए भारत में कभी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नहीं बनने पाएगा। तो बता दीजिए सर फिर जिन्होंने लिखा था। गलतफहमी नहीं, उन्हीं लोगों में से सलमान खुर्शीद ने कहा, जब बांग्लादेश हुआ, कुछ लोगों ने कहा यहाँ भी होना चाहिए, तो उन्होंने बड़े अफसोस से, मतलब ये अलग बात है, बड़े दुखी होकर कहा कि भारत में नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ एक मुद्दा जो नॉर्थ में उठेगा साउथ में नहीं चलेगा, साउथ में उठेगा वेस्ट में नहीं चलेगा, वेस्ट में जो उठेगा वो ईस्ट में नहीं चलेगा। तो भारत में ये नहीं हो सकता। दूसरा, कोई नेता तो होना चाहिए, चैलेंजर तो ऐसा होना चाहिए, चैलेंजर तो है, जिसकी पूरे देश में अपील हो। मैं कोई एडजेक्टिव नहीं जोड़ रहा, दूसरा वाक्य मैंने जोड़ा, जिसकी पूरे देश में अपील हो। चैलेंजर तो कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब लौट आए, उन्होंने वोट भी डाला। छोटी सी बात कहूँ, हमारा जो चैलेंजर है उसके साथ वो एट्रीब्यूट है, वो वंशवादी है, वो करप्शन के चार्ज में अंदर है, वो भी अपना अपने प्रयास में वो भी लगे हुए हैं। तब ये तो देश की जनता है, देश की जनता का विवेक है, और भारत की जनता तो बहुत विवेकशील है, और अभी तक जो सोचा है, और अब तो वो चलन भी चला गया ना कि थोड़ा इसको जिसको देती है पूरा देती है। तो अब देखिए